नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। तो आइए हम जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल, उसका अध्याय 3 अपवाह तंत्र के बारे में पिछले वीडियो से अपन चर्चा कर रहे थे। इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है आपका वो है झीलों का महत्व क्या है। इससे पहले आपने झील के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक झीलें क्या हैं, खारे पानी की झीलें क्या हैं, झीलों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज हम इस वीडियो की जो शुरुआत है वो करते हैं झीलों का महत्व से। तो देखिए, क्लास 9 अध्याय आपका है 3 और पाठ का नाम है अपवाह। इस अपवाह पाठ से ही अपन चर्चा कर रहे थे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले कि झीलों का महत्व क्या है, कि झीलें हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आती हैं। तो यहाँ हम झीलों का महत्व जो टॉपिक है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने झीलों के बारे में पढ़ चुके हो आप। तो देखिए, झीलें हैं वो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं और झीलों के द्वारा हमारे को विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, जैसे झीलों से सूखे के समय जब वर्षा नहीं होती है, अकाल की स्थिति होती है, तो उस समय ये हमारी जीवनदायिनी होती हैं, हमारे जल का मुख्य क्या होती हैं, स्रोत होती हैं। इसके अलावा जो झीलें हैं वो कृषि में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं, पेयजल उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो विभिन्न प्रकार का पारितंत्र संतुलन बनाए रखती हैं, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, मनोरंजन क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायी हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक है। सबसे पहले देखिए कि झीलें हैं वो हमारे लिए अत्यधिक क्या है, लाभदायक है। दूसरे नंबर पर देखिए, एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। तो एक झील है वो नदी के बहाव को सुचारू बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। तीसरे नंबर पर देखिए,
अत्यधिक वर्षा के समय कि जब ज़्यादा बरसात हो जाए तो अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ रोकती है, बाढ़ को रोकती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को क्या करती है, रोकती है। और सूखे के समय इस समय ये मानव को जल उपलब्ध करवाते हैं। जल उपलब्ध करवाते हैं। इस कारण झीलों को जीवनदायिनी कहा जाता है। जीवनदायिनी कहा जाता है। इस कारण झीलों को क्या कहा जाता है, जीवनदायिनी कहा जाता है। अब देखिए, झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। झीलों का जो उपयोग है वो जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। और देखिए, ये आसपास के क्षेत्र को और जलवायु को सामान्य बनाती है। ये आसपास के क्षेत्र और जलवायु को सामान्य बनाती है। और जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। जलीय पारितंत्र को क्या रखती है, संतुलित रखती है। तो देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं झीलों का महत्व, तो देखिए झीलें हैं वो मानव के लिए अत्यधिक क्या है, लाभदायक है। हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से झीलें हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं। इसी कारण से देखिए झीलों को जीवनदायिनी भी कहा जाता है। एक झील होती है वो नदी के बहाव को सुचारू बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो झीलों का जो पहला महत्व है, अपना पहला जो उपयोग है वो होता है ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में क्या होती है, सहायक होती है, जिससे नदियाँ सही ढंग से बह पाती हैं, अपवाह कर पाती हैं। इसके बाद देखिए, मानसून काल में हम देखते हैं कि कई बार भारी वर्षा होती है
और भारी वर्षा के कारण कई बार जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ वगैरह होती हैं ये उफान पर आ जाती हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में ये तबाही मचाती हैं, जिससे एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल में जन और धन की क्या होती है, हानि होती है। आपने देखा भी होगा कई बार भारत के कई क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आती है। उस बाढ़ से लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं, कई लोग घरों से क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और जन और धन की और आर्थिक क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे बिहार के अंदर जो कोसी नदी है, जब ये अपने पूर्ण बहाव पर आती है तो आसपास के क्षेत्र में ये तांडव मचाती है। इस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऐसे ही बंगाल का शोक है दामोदर नदी है, उड़ीसा का शोक है महानदी को कहा जाता है। तो देखिए जब भारी वर्षा होती है तो उस समय ये जो झीलें होती हैं ये बाढ़ को क्या करती हैं, रोकती हैं। इससे जन और धन दोनों क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो झीलों का जो तीसरा महत्व है कि अत्यधिक मानसून काल में अत्यधिक वर्षा की स्थिति में ये बाढ़ को नियंत्रित करती है, बाढ़ को क्या करती हैं, रोकती हैं और हमें जन और धन की हानि से क्या करती हैं, ये बचाती हैं। इसके बाद देखिए सूखे के समय जब कई बार ऐसी स्थिति भी आती है, हम तो राजस्थान में रहने वाले हैं और राजस्थान में जो विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ अकाल की स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वर्षा है जो सामान्य से भी क्या होती है, कम होती है। और जब वर्षा नहीं होती है तो ऐसी स्थिति को अकाल या सूखा बोलते हैं, जिससे फसल नष्ट हो जाती है और ऐसे मौसम में जल, अन्न और चारे की क्या आती है, कमी आती है। तो कई बार जब सूखे की स्थिति में या न्यून वर्षा की स्थिति में वर्षा सामान्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में ये मानव और पशुधन को जल क्या कराती है, उपलब्ध करवाती है, क्योंकि झीलों में भरा हुआ जो जल है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब सूखे की क्या होती है, स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में ये मानव को जल क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। इसी कारण झीलों को जीवनदायिनी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कई बार पूछ लेते हैं झीलों को जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि झील है वो विभिन्न प्रकार से मानव के लिए क्या है, उपयोगी है। तो ये सब चीजें आप बताओगे इसमें। इसके बाद देखिए झीलों का जो उपयोग है 5 नंबर पर, झीलों का जो उपयोग है इससे कई झीलों से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, या हम कह सकते हैं कि जल जो बिजली है वो बनाई जाती है टरबाइनों के द्वारा, और इस प्रकार से विद्युत उत्पादन में भी झीलों का जो जल होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो 6 नंबर पर है, ये जो झीलें हैं ये अपने आसपास के क्षेत्र और जलवायु को सामान्य बनाती है और जो जलीय पारितंत्र है उसको संतुलित रखती हैं। पारितंत्र तो आप जानते ही होंगे कि प्रकृति के अंदर है, हमारे पर्यावरण के अंदर है कि एक जीव दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है, जिससे प्रकृति का जो परिस्थिति है, पारिस्थिति बोलते हैं इसको, ये तंत्र बना रहता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है। इससे क्या होता है कि प्रकृति का संतुलन बना रहता है। किसी चीज की जो संख्या है वो बढ़ने या घटने से जो पारितंत्र है वो बिगड़ता है। तो इस प्रकार जलीय जीवों के लिए पारितंत्र को क्या करती हैं, संतुलित रखती हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके अलावा 1-2 बिंदु हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे, तो एक बार फटाफट आप इसको उतारो। इसके बाद देखिए झीलों के और भी महत्व है कि जो झीलें हैं वो प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। प्रकृति की सुंदरता, मनोरम दृश्य ये हमारे को क्या कराती है, उपलब्ध करवाती है। इसी कारण आप देखते भी होंगे कि झीलों के आसपास के क्षेत्र में कई पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। इससे हमारे को आर्थिक लाभ भी होता है और साथ ही साथ में हमारे क्षेत्र का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा भी मिलता है। कई गानों की शूटिंग है, फिल्मों की शूटिंग है, कई नाटकों की शूटिंग है। तो इस प्रकार से ये झीलें हैं ये हमारे आर्थिक क्षेत्र को भी क्या करती हैं, मजबूत करती हैं, क्योंकि पर्यटन को क्या देती हैं, ये बढ़ावा देती हैं।
आज भारत की कई ऐसी झीलें हैं जिसको देखने के लिए जो दर्शक हैं देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। आपने जैसे झीलों की जो नगरी है उदयपुर देखा होगा, जो झीलों की नगरी के नाम से ही क्या है प्रसिद्ध है, लेक सिटी ऑफ राजस्थान। और यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो झीलें हैं वो पर्यटन को क्या कर देती हैं, बढ़ावा देती हैं। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। इसके अलावा अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो झीलें हैं वो मनोरंजन भी प्रदान करती हैं। नौकायान है, तैराकी है, ठीक है, मत्स्य पालन है, कई प्रकार से झीलों का महत्व है। तो आपने उतार लिया होगा इसको। इसके बाद देखिए जो नंबर 7 है, सातवें नंबर की बात करते हैं तो झीलों की प्राकृतिक सुंदरता, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है। पर्यटन को बढ़ावा देती है। झीलों की जो प्राकृतिक सुंदरता है ये पर्यटन को क्या देती हैं, बढ़ावा देती हैं। देश विदेश से पर्यटन यहाँ घूमने के लिए आते हैं और आज पर्यटन एक उद्योग भी बन गया है, एक व्यवसाय बन गया है। इससे हमारा जो अर्थतंत्र है वो भी क्या होता है, मजबूत होता है। और देखिए झीलों से, झीलें हमारे को मनोरंजन प्रदान करती हैं, मनोरंजन प्रदान करती हैं। तैराकी, नौ संचार आदि। देखिए झीलें हमारे मनोरंजन भी क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। तैराकी और नौ संचार जो 9वें नंबर पर है, कृषि के लिए झीलों का महत्व है। झीलों का महत्व है, जैसे सिंचाई, जैसे सिंचाई, मत्स्य पालन, आदि। 10वें नंबर पर है झीलों का धार्मिक व सामाजिक महत्व भी है। झीलों का धार्मिक व सामाजिक महत्व भी है। तो देखिए आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि झीलों की जो प्राकृतिक जो सुंदरता होती है ये पर्यटन को क्या देती है, बढ़ावा देती है। इसके अलावा देखिए झीलें हमारे को मनोरंजन क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के जो तैराकी से संबंधित जो खेल हैं वो झीलों में हो सकते हैं, नौ संचालन के लिए उपयोगी हैं। तो इस प्रकार झीलें हमारे को मनोरंजन भी प्रदान करते हैं।
कृषि के लिए भी झीलों का महत्व है। सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए भी झीलों का काफ़ी क्या है महत्व है। और झीलों का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है, इस कारण इनका संरक्षण भी होता है। आप देखेंगे कि भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार की झीलें हैं जिनका सामाजिक और धार्मिक महत्व होता है। जैसे पुष्कर झील का नाम आपने सुना होगा, विश्व में पुष्कर झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है और पुष्कर झील का धार्मिक महत्व है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कई बार जो विभिन्न प्रकार के जो पर्व हैं, त्योहार हैं, वो भी झीलों से क्या हैं जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इनका सामाजिक और क्या है धार्मिक महत्व है। तो एक बार आप इनको उतार लीजिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि नदियों का जो अर्थव्यवस्था में जो महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप उतारो इसको। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो इस पाठ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, उत्तर भारत की कौन सी हैं, दक्षिण भारत की कौन सी हैं। और कक्षा 9 के जो बच्चे हैं ये वीडियो आप रेगुलर देखा करो, नियमितता बनाए रखो। अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्याएं आती हैं तो आप कमेंट के द्वारा मुझे सूचित कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उतार लिया हुआ आपने। इसके बाद देखिए जो अपना अगला टॉपिक है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था में अभी आपने झीलों के महत्व की बात की। अब हम पढ़ेंगे कि जो नदियों का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। देखिए तो सबसे पहले की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए संपूर्ण विश्व में की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में मानव इतिहास, संपूर्ण विश्व के मानव इतिहास में, विश्व के मानव इतिहास में नदियों का जल संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का जल महत्व है। नदियों के जल का महत्व रहा है कि संपूर्ण विश्व के मानव इतिहास में नदियों का जल, नदियों के जल का महत्व रहा है। और नदियों का जो जल है, नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, मूल प्राकृतिक संसाधन है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक क्या है संसाधन है।
तो हम जानते हैं कि जो जल है ये नवीनीकरण संसाधन की श्रेणी में आते हैं। देखिए, तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। अनेक क्रियाकलापों के लिए क्या है? अनिवार्य है। तो देखिए, तो हम बात करते हैं कि आज से ही नहीं, जब से मानव सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है, तो इतिहास इस बात का साक्षी है विश्व के अंदर कि संपूर्ण विश्व के मानव इतिहास में नदियों और नदियों के जल का जो महत्व है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। नदियों का जल है एक मूल रूप से प्राकृतिक क्या है? संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए क्या है? अनिवार्य है। हम जानते हैं कि देखिए, इसी कारण विश्व की जो प्राचीन काल से ही, इसी कारण विश्व में प्राचीन काल से ही मानव बस्तियां नदी और घाटियों के किनारे की बसी हैं। नदी घाटियों के किनारे बसी हैं। इसी कारण देखिए, विश्व में जो प्राचीन काल से ही मानव जो बस्तियां हैं, अधिवास हैं, वो नदी घाटियों के किनारे क्या हैं? बसी हैं। और देखिए, अभी ये जो मानव जो बस्तियां हैं बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। देखिए, कि देखिए नदियों का जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, नदियों का जो जल है वो विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, नौ संचालन में उपयोग किया जाता है। नौ संचालन में उपयोग किया जाता है और नौ संचालन में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होती है। जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होती है। तो देखिए, यहाँ तक एक बार आप बता दीजिए
कि हम जानते हैं, देखिए कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है। तो किस प्रकार से जो नदियां हैं वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। तो देखिए, संपूर्ण विश्व के मानव इतिहास में जब से मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, नदियों और नदियों का जल का महत्व रहा है। नदियों का जो जल है वो मूल रूप से ही प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। हम जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के मानवीय जो क्रियाकलाप हैं जीवन जीने के लिए, उनके लिए भी क्या है, अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से देखिए, इसी कारण से विश्व में जो प्राचीन काल से ही जो मानव बस्तियां हैं, जो मानव सभ्यताएं हैं, इनका जो विकास है वो नदी घाटियों के किनारे ही क्या है, बसी हुई है, विकसित हुई है। हम जान सकते हैं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे, जो भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है। मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ईरान और इराक की दजला फरात की सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, नील घाटी सभ्यता है। तो जितनी भी मानव जो सभ्यताएं हैं वो सब नदी घाटियों के किनारे क्या है, बसी हुई है। इसका यही कारण है कि प्राचीन काल में जो आजीविका का जो स्रोत था वो क्या था, कृषि। और आप जानते हो कि कृषि के साथ साथ हमेशा क्या चलता है, पशुपालन चलता है, जिसको कृषि और उसका सहायक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हम मानते हैं। तो देखिए, तो पहले द्वितीय और तृतीय क्षेत्र तो थे नहीं, थे तो कुछ हस्तशिल्प वगैरह कुछ ऐसे थे। इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण नहीं हुआ था। सेवाओं का क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र भी इतना नहीं था। तो इसी कारण से देखिए कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे ही क्या है, बसी थी। चाहे आप विश्व की किसी भी सभ्यताओं के बारे में आप पढ़ सकते हो, इतिहास में किसी न किसी नदियों के किनारे ही क्या है, वो बसी हुई है। ऐसे देखिए, अपन भारत की बात करते हैं तो सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो बसी हुई सभ्यता है, भारत की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जिसको हम जानते हैं। इसके अलावा देखिए, गणेश्वर की सभ्यता है, कांकरी नदी के किनारे है। आहार सभ्यता है, आहार नदी के किनारे है। कालीबंगा है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। ऐसे ही दजला और फरात के किनारे ईरान इराक की सभ्यताएं विकसित हुई हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता मिस्र में नील नदी के आसपास में विकसित हुई हैं। और आधुनिक काल में भी हम देख सकते हैं कि भारत के जितने भी बड़े बड़े जो शहर हैं वो नदी घाटियों के किनारे क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। आप मुंबई की बात कर लो, मुंबई कहाँ स्थित है, अरब सागर के किनारे, नदियों के किनारे हो गया, सागर के किनारे हो गया, जल भराव क्षेत्र के समीप हो गया। दिल्ली की बात करते हैं, यमुना के किनारे बसी हुई है। इसी प्रकार से आप कलकत्ता की बात कर सकते हो, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपके आसपास के गांव भी आप देख सकते हो, ज़्यादातर गांव नदी घाटियों के किनारे क्या हैं, बसे हुए हैं। इसका एक ही कारण है कि पहले लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थे, कृषि के साथ साथ क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। अब जहाँ जल होता था नदियों में, वहाँ से सिंचाई के लिए उनको जल उपलब्ध हो जाता था, पेयजल की आपूर्ति हो जाती थी और साथ ही साथ में पशुधन की भी पूर्ति हो जाती थी। इसके बाद देखिए, नदियों का जो जल है, नदियों का जल विद्युत उत्पादन है। तो कौन सी विद्युत की बात करते हैं पर जल विद्युत, कि नदियों का जल विद्युत उत्पादन में। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में आप जानते हो सिंचाई के लिए भी इसका जल उपयोग होता है। इसके बाद में नदियों का जल पीने में भी उपयोग आ रहा है, नौ संचालन में भी किया जाता है, उद्योग धंधों में भी नदियों के जल का उपयोग किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती क्या होती है, प्रदान होती है। इसके बाद देखिए, आप एक बार इसको उतारो। इसके बाद में हम जो अगला पॉइंट है इसका जो नंबर 4 ये लिख सकते हैं कि नदियों को भारत में नदियों को भारत में
स्थान दिया गया है। और इनका धार्मिक महत्व भी है, इनका धार्मिक महत्व भी है। देखिए, हम भारत जैसे अगर देश की बात करते हैं तो भारत हमेशा से प्रकृति प्रेमी रहा है। हमारी जो संस्कृति है, चाहे आप वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति से ही, प्राचीन काल से ही हम पर्यावरण और प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। अनेक रूपों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पूजा अपन करते हैं, करते नहीं करते। पीपल है, आम है, केला है, तुलसी है, खेजड़ी है, और भी कई प्रकार के पेड़ हैं जो समय समय पर हमारी संस्कृति में हम इनका संरक्षण भी करते हैं, इनको बचाते भी हैं और इनको पूजते भी। पूजने का कारण यही था, प्रकृति को बचाना। विभिन्न प्रकार की जो अन्न हैं उनको अनाज को हम देवता मानते हैं, मिट्टी को हम माता की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से नदियों को भी भारत में पवित्र स्थान रहा है। नदियों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए और साफ रखने के लिए भारत में नदियों को पवित्र स्थान दिया गया है। और नदियों को भारत में पूजा भी जाता है, इनका धार्मिक महत्व है। आप जानते हो कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी द्रोणी है गंगा नदी, जिसको हम माता की संज्ञा देते हैं, देते ही नहीं देते। और भारत की सबसे पवित्र नदी भी इसको क्या करते हैं, हम मानते हैं। तो इसी प्रकार से नदियों का जो अर्थव्यवस्था में जो महत्व है वो महत्वपूर्ण है। नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए या मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनेक प्रकार से क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो एक बार आप इसको भी बता दीजिए। इसके बाद में एक नदी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, इसके बारे में मैं आपको लिखूंगा। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद देखिए, नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है NRCP, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। उतार लिया होगा आपने, एक बार फिर से एक बार उतार लो इसको। इस संपूर्ण विश्व के मानव इतिहास में नदियों के जल का महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक क्या है, संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए क्या है, अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है, इसी कारण विश्व में प्राचीन काल से ही मानव बस्तियां नदी घाटों के किनारे क्या है, बसी हुई है। तो आप मेरे को बताना कमेंट में कि भारत के कौन कौन से शहर हैं या कौन कौन से नगर हैं जो महत्वपूर्ण हैं और नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो आप नदियों का नाम भी बताओगे कि भारत के कौन कौन से नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, मानचित्र में इनको प्रदर्शित भी करोगे आप। तो देखिए, तो इसी कारण विश्व में प्राचीन काल से ही मानव बस्तियां नदी घाटों के किनारे क्या है, बसी हुई हैं। नदियों का जो जल है विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, नौ संचालन में उपयोग किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होती है। इसके बाद देखिए, नदियों का भारत में पवित्र स्थान दिया गया है। नदियों को भारत में पवित्र स्थान दिया गया है और इनका धार्मिक क्या है, महत्व भी है। तो इसी प्रकार से ये हो गया कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। और इसके बाद में अपन जो अगला टॉपिक है अपना, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। तो आपने उतार लिया होगा। इसके बाद देखिए,
जो अपना अगला टॉपिक है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। जो अगला टॉपिक अपना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। या इसको हम लिख सकते हैं NRCP। देखिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, भारत में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ। नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत भारत में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में भारत में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ हुई। गंगा एक्शन प्लान ध्यान रखना, गंगा एक्शन प्लान GAP के तहत हुई 1995 में। दो नंबर पे है 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत तो हम चर्चा कर रहे थे 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए जो गंगा कार्य योजना था उसका विस्तार किया गया। गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। तो देखिए कि 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा जो कार्यक्रम योजना थी GAP, इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। 3 नंबर पे नदियां जल का प्रमुख स्रोत है। जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि नदियां जल का प्रमुख क्या है, स्रोत है। और नदियों के जल को प्रदूषण कम करने के लिए
नदियों के जल का नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नदियों के जल, नदियों का जो जल है, क्या करना, नदियों का जल प्रमुख स्रोत है। नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की गई। तो ये थी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, NRCP। तो देखिए भैया जी, NRCP का पूरा नाम क्या हो गया कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। सबसे पहले ध्यान देने का कि भारत में जो नदी सफाई कार्यक्रम की जो शुरुआत है कि नदियों में साफ सफाई करना, तो आप जानते हो कि आज भारत की जो नदियां हैं ये इतनी गंदी हो गई हैं, इनसे बड़े पैमाने पर इतना प्रदूषण बढ़ गया है, इससे जल का जो पारितंत्र है ये तो बिगड़ ही रहा है, साथ के साथ में विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत हुई। तो गंगा एक्शन प्लान क्या है कि इसके तहत 1985 में नदी सफाई कार्यक्रम की क्या हुई, शुरुआत हुई। इसके बाद में देखिए 1995 में 1995 में 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों, भारत की जो अन्य नदियां हैं उनको जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना, जो गंगा एक्शन प्लान था GAP, इसका विस्तार किया गया, इसको और बढ़ाया गया। नदियों का जो जल है, नदियां हैं, नदियां हैं जल का प्रमुख स्रोत है। नदियां जल का क्या है, प्रमुख स्रोत है। नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से आप एक बार इसको डाल लीजिए कि भारत में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के तहत हुई। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां जल का प्रमुख स्रोत हैं। नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। और यही इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करना और जल की गुणवत्ता में सुधार करना। जो NRCP राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। उतारो एक बार इसको फटाफट। इसके बाद देखिए
जो आपका अंतिम और इस पाठ का जो लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नदी प्रदूषण। देखिए नदी प्रदूषण क्या है। देखिए वर्तमान में नदी जल की घरेलू औद्योगिक औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग वर्तमान में नदी जल की घरेलू औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। गुणवत्ता को प्रभावित करती है। और देखिए इससे नदियों से अधिक जल निकासी से नदियों के जल की अधिक निकासी से इनका आयतन घटता है। इनका आयतन क्या होता है, घटता है। और देखिए आज उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट कचरा मृत पशुओं को जल में बहाना आदि कारणों से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। आदि कारणों से नदियों का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। और इसी के साथ में जल की गुणवत्ता और स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। और स्वच्छ जल गंदा हो जाता है।
होता जा रहा है। स्वच्छ जल गंदा होता जा रहा है। और देखिए, बिना स्वच्छ जल के मानव बिना स्वच्छ जल के मानव और जीवन दुर्भर हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के ये टॉपिक इतना कोई ज्यादा नहीं है कि देखिए, वर्तमान में नदी जल की घरेलू औद्योगिक कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण आज जल की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। नदियों के जल के अधिक निकासी से नदियों का जो आयतन है, भराव क्षमता है, वो घटती जा रही है। आज उद्योग धंधों से विभिन्न प्रकार से निकलने वाला कचरा है। आप जानते हो, गंगा और यमुना के किनारे जितने भी जो उद्योग है, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे रसायन उद्योग हो, तो इन उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट नदियों के जल में मिल जाता है और शुद्ध जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है, जिससे जलीय पारितंत्र तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ में मानव स्वास्थ्य पर भी विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा कचरा है, मत पशु को, मत शरीर को जल में बहाने से आदि कारणों से नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है और स्वच्छ जल गंदा होता जा रहा है। बिना स्वच्छ जल के मानव का जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हैं इस बात के, जो मैं आपको थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। वर्तमान में नदी जल की घरेलू औद्योगिक कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। नदियों के जल की अधिक निकासी इनके आयतन को घटाता है। आज उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट कचरा, मृत पशु को जल में बहाना आदि कारणों से नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है और स्वच्छ जल गंदा होता जा रहा है। इससे नदियों के जल की जो गुणवत्ता है वो स्वच्छीकरण ही प्रभावित होता जा रहा है। पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र है, वो बिगड़ता जा रहा है। इसके अलावा देखिए, बिना स्वच्छ जल के मानव का जीवन दुर्भर हो सकता है। और आप कल्पना कीजिए कि जब जल शुद्ध नहीं रहेगा तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों से मानव क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही चीजें हैं। इसके बाद में देखिए, जो आपका अध्याय 3 है ये समाप्त होता है। इसके बाद में नए वीडियो के साथ में आपका नए अध्याय की शुरुआत अपन कल करेंगे। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करवा देता हूं कि सबसे पहले देखिए कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प का जो चुनाव है वो आपको करना है कि सही कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, पहले का जो पहला क्वेश्चन आपका वो पूछ रहा है कि वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो शिकारा, डल और वूलर झील मैंने बताया था आपको, ये जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, स्थित है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, जम्मू कश्मीर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से है, एक प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है इसमें। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है इसमें पूछ रहा आपको सतपुड़ा है, ब्रह्मगिरी है, पश्चिमी घाट का ताल है। इसमें आपको जाएगा अमरकंटक से, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से है, तो इसमें अमरकंटक आ जाएगा। इसके बाद देखिए, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील का स्रोत है। तो डल झील है, मीठे पानी की झील है, वूलर झील है, मीठे पानी की झील है, गोविंद सागर है, मीठे पानी की है। तो मैंने आपको सांबर झील के बारे में बताया था, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है, जहाँ बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में आ जाएगी सांबर। इसके बाद पूछ रहा है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी की अगर अपन बात करते हैं
तो गोदावरी नदी आएगा। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी 1500 किलोमीटर के लगभग है और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आप कमेंट में मेरे को ये बताओगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। तो इस नदी का नाम आपको बताना है। तो आप जो प्रायद्वीपीय भारत की जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, तो इसके बारे में आप मेरे को बताना। इसके बाद है जल विभाजक का कार्य क्या है, ये बता रखा है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो गंगा है। सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ मिलती हैं? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में वहाँ पर मिलती है। इसके बाद में किस क्षेत्र में किस नदी को कहते हैं? तो ये प्रश्न आपको करने हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी बच्चों को क्वेश्चंस करने हैं। नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो सके। और इसी के साथ में जो अगला जो लेसन होगा आपका जो भूगोल पाठ्य पुस्तक से ही मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।